अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे एएलपी के मुताबिक। इसमें जो चीज़ें भी इंक्लूड होंगी हम सारी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स क्या होता है? तो कोई भी नंबर्स जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 0 1 2 3 4 5। अब हम इसको जब स्क्वायर मैट्रिक में इनक्लोज कर देंगे तो ये एक मैट्रिक बन जाएगा। इसके बाद आ गया इसमें रो और कॉलम की बात। रो और कॉलम, ये दो चीजें आ गई। अब यही मैट्रिक्स हमारे पास बना हुआ है। इसमें से हम देख लेते हैं कि रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है। उर्दू में इसको कितार और कॉलम ही बोलते हैं। जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है। ये हमने देख लेना है कि जो इस तरफ को होगी वो रो होगी और जो इस तरफ को होगी वो कॉलम होगा। उसके बाद आ गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। एक क्वेश्चन ये भी आएगा आपको पेपर में कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक बताएं। कोई भी मैट्रिक हमें दिया होगा उसमें हमने देखना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर होता है कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। हमने देख लेना है कि पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है, फिर सेंटर में बाय लिख देना है और दूसरी साइड पे हमने नंबर ऑफ कॉलम लिख लेने हैं। जैसे यही एग्जांपल अभी हमारे पास है, एक दो एग्जांपल से और हम इसको देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 2, हम लिख लेंगे 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3, तो 3 कॉलम है तो 2 बाय 3 इसका ऑर्डर आ गया। इसी तरह एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं, हमारे पास है 3 4 5। अब ये देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, 3 रोज है तो 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, तो 3 बाय 1 इसका ऑर्डर है। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए जी 2, ये एक मैट्रिक आ जाए, इसका ऑर्डर उन्होंने कहा वो हमें के फाइंड करो, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, तो ये इसका आ गया ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं जी कि जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स में वो वाली सारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रो मैट्रिक की। एक क्वेश्चन पेपर में ये भी आएगा कि हमें कुछ मैट्रिक्स दिए होंगे, वो कहेंगे कि इनकी टाइप्स बताओ, ये कौन सी टाइप के मैट्रिक्स हैं। रो मैट्रिक देखेंगे, कॉलम मैट्रिक देखेंगे, हम कॉलम मैट्रिक। उसके बाद हम देखेंगे जी स्क्वायर मैट्रिक, फिर आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो हमने वो नहीं देखने। हमने देखना है कि अगर उसमें रो एक है तो वो रो मैट्रिक होगा। ये देखें, जैसे यहाँ पर है हमारे पास एक कॉलम, हम बना लेते हैं जिसमें एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो। ये देखें, अब इसमें हम देखें तो रोज कितनी है 1, तो ये रो मैट्रिक होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये देख लें, इसमें रोज कितनी है 1, तो ये भी रो मैट्रिक होगा। इसी तरह कॉलम मैट्रिक की बात कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसमें एक कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो। रो मैट्रिक में रो एक होती है, कॉलम मैट्रिक में कॉलम एक होता है, रोज जितनी मर्जी हो। जैसे ये देखें 1 2 3। अब यहाँ पर देखें, कॉलम एक है, रोज 3 है, लेकिन हमने कॉलम देखना है। कॉलम एक है तो हम इसको लिखेंगे कॉलम मैट्रिक। एक मैट्रिक की एक से ज्यादा टाइप्स भी हो सकती हैं। जैसे यही मैट्रिक अगर देख लें 0, अब इसमें कॉलम कितने हैं 1, तो ये कॉलम मैट्रिक भी है, ये रो मैट्रिक भी है। अब बात कर लेते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक की और रेक्टेंगुलर मैट्रिक की। स्क्वायर मैट्रिक ऐसा मैट्रिक होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक होता है। जैसे यहाँ पर देखें 2 2 3 4। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, तो दोनों इक्वल है, तो ये रो मैट्रिक और स्क्वायर मैट्रिक होगा। इसी तरह अगर यही एग्जांपल देख लें 0 की, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक होगा।
अब बात कर लेते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक की। स्क्वायर मैट्रिक वो था जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। अब जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक है ये ऐसा मैट्रिक होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती। देखें जैसे 2 3 4 1 6 9। अब देखिए नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है, इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगा। इसी तरह 0 2 3 नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगा। अब हम बात कर लेते हैं बाकी डेफिनेशंस की। तो उसमें आ जाएगा हमारे पास नल मैट्रिक, डायगोनल मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक और स्केलर मैट्रिक। नल मैट्रिक को पहले देख लेते हैं। नल मैट्रिक ऐसा मैट्रिक होता है जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो। जितनी मर्जी एंट्रीज हो, अगर वो सारी की सारी 0 होंगी तो वो एक नल मैट्रिक होगा। जैसे ये देखें, सारी एंट्रीज 0 है, सारे जो उसकी वैल्यूज हैं वो 0 है, तो ये एक नल मैट्रिक होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक। अब डायगोनल मैट्रिक वो मैट्रिक होता है, सबसे पहले इसके लिए आपको समझने के लिए डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। जो ये वाली वैल्यूज होती हैं इनको हम बोलते हैं डायगोनल वैल्यूज। जो इसके अलावा वैल्यूज होती हैं वो होती है नॉन डायगोनल वैल्यूज। अब डायगोनल मैट्रिक ऐसा मैट्रिक होता है जिसकी डायगोनल वैल्यूज में से कम एक वैल्यू ऐसी हो जो 0 ना हो, बाकी चाहे सारी 0 हो, डायगोनल वैल्यूज में से एक वैल्यू 0 ना हो, और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं वो सारी की सारी 0 हो। इसकी एग्जांपल हम बना लेते हैं। देखें अब 0 1 0 0 0 0। अब देखें ये है हमारे पास डायगोनल वैल्यूज। अब डायगोनल वैल्यूज में से एक वैल्यू ऐसी है जो 0 नहीं है, और बाकी जो साइड्स वाली सारी वैल्यूज हैं वो 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक होगा। इसी तरह इसकी और एग्जांपल, अब इसमें भी देखें ये जो डायगोनल वैल्यूज हैं इनमें से कोई एक तो है ना जो 0 नहीं है, चाहे सारी नॉन 0 हो वो भी डायगोनल ही होगा, लेकिन कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 0 ना हो। अगर ये सारी 0 होंगी तो वो डायगोनल मैट्रिक नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें बाकी सारी 0 है, नॉन डायगोनल वैल्यूज जो है, जो डायगोनल वैल्यूज है उनमें से कोई एक है जो नॉन 0 नहीं है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक होगा। उसके बाद हमारे पास आ गया स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक और डायगोनल मैट्रिक में सिर्फ एक फर्क है कि जो स्केलर मैट्रिक होता है उसकी जो डायगोनल वैल्यूज होती हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 4 0 0। अब देखें ये जो डायगोनल वैल्यूज हैं ये हमारे पास सेम है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक होगा। इसी तरह अगर यहाँ पर हम कर लें के 0 0 0 अब इसकी डायगोनल वैल्यूज भी देखें तो सारी सेम है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक होगा। अब उसके बाद हमारे पास दो वैल्यूज रह गई, एक रह गया आइडेंटिटी मैट्रिक और फिर हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रह गए। हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक की। पहले आइडेंटिटी मैट्रिक को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बाज़ औक़ात वो एग्जाम में डेफिनेशन दे देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताएं, बाज़ औक़ात वो कह देता है यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल वैल्यूज जो हो वो 1 हो और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हो वो 0 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक होता है। जैसे यहां पर देखें हमारे पास इसकी डायगोनल वैल्यूज को देखें तो वो 1 है, जो नॉन डायगोनल वैल्यूज है वो 0 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक होगा। इसी तरह अब बात करें इस मैट्रिक की, तो इसकी भी जो डायगोनल वैल्यूज हैं वो 1 है, जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं वो 0 है, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक होगा। अब हमारे पास आ गया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
उससे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हमने जब ट्रांसपोज लेना है तो उसका मतलब है या तो हमने उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर देना है या फिर कॉलम को रोज में चेंज कर देना है। एक काम इन दोनों में से कोई भी हमने करना है तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे ये देखें, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये है ए के बराबर। उन्होंने कहा है कि ए का ट्रांसपोज फाइंड करें, तो ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो होगा जी हमारे पास, बात करें इस एग्जांपल की तो इसमें ये वाली रो है, ये वाला कॉलम है, चाहे तो हम रो को कॉलम में चेंज कर दें चाहे कॉलम को रो में चेंज कर दें। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया जी, ये जो रो थी हम उसको कॉलम में चेंज करने लगे हैं। 1 2 3 रो में था, उसको हमने कॉलम में बना दिया। अब दूसरा 4 5 6 था तो उसको हमने कॉलम में बना दिया, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम 2 4, ये है हमारे पास, तो इसके हमने ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 4, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी एग्जांपल पेपर में आपको आनी चाहिए ताकि वो आपको वहां पर कंफ्यूज ना करे। सिमेट्रिक मैट्रिक को पहले हम देख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक होता क्या है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाए। ऐसा मैट्रिक जिसका हम ट्रांसपोज लें वो उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। मिसाल के तौर पर अगर ए है, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो दोबारा से ए आ जाए हमारे पास, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इससे थोड़ा सा चेंज होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो -a के इक्वल आ जाए। अब इसकी एग्जांपल हम बना लेते हैं। देखें इसकी एग्जांपल हमने बनानी कैसे है, इधर सेम लिख देते हैं 1 2 4 लिख लो, इधर भी 1 हो गया, 2 4 लिख लिया हमने, ठीक है। अब लास्ट वाली वैल्यू हमने 0 कर देनी है ये दोनों वैल्यू सेम कर देनी है, यहाँ भी 5 कर देते हैं, यहाँ भी 5 कर देते हैं, यहाँ पे -1 कर दिया हमने। देखें 1, ये वाली वैल्यू पहली रो और पहला कॉलम सेम कर देना है हमने, फिर लास्ट वाली वैल्यू को 0 कर देना है। ये जो दो वैल्यूज होगी 0 के ऊपर वाली और 0 के लेफ्ट साइड वाली, ये दोनों सेम रख देनी है, कोई भी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने -1 लिख देना है। ये था हमारे पास ए का। अब ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो अगर दोबारा से हमारे पास ए ही बन रहा होगा तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लेने का तरीका हम देख चुके हैं कि उसकी हमने रो को कॉलम में चेंज कर देना है। रो हमारे पास थी ये वाली, हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 2 4। दूसरी रो थी ये वाली, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे 2 -1 5। तीसरी रो थी हमारे पास ये वाली, इसको अब हम कॉलम में चेंज करेंगे 4 5 0। अगर देखें जो ये आंसर आ रहा है वही यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक की एग्जांपल हो गई। एक बार फिर से देख लें, पहली रो पहला कॉलम सेम कर लेना है, लास्ट वाली वैल्यू को 0 बना देना है। ये दोनों वैल्यू सेम रख देनी है, कोई भी वैल्यू, ये भी सेम रख देनी है, यहाँ पर -1 लिख देना, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इससे थोड़ा सा चेंज होता है कि उसमें जो ट्रांसपोज लें तो वो माइनस के इक्वल आएगा। स्क्यू, अगर ए का हम ट्रांसपोज लें तो वो -a के इक्वल आए तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। अब इसको बनाने का तरीका भी हम देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है a, उसको हमने कैसे बनाना है, जो डायगोनल वैल्यूज है वो सारी की सारी 0 रख देनी है। डायगोनल वैल्यूज 0 रख देनी है, 0 0 0। अगर यहां पर हम लिखेंगे 2 और 4 तो यहां पर लिखेंगे -2 और -4। यहां पे हमने लिख दिया 2 4, यहां पे लिख देंगे -2 -4। अब ये जो दो वैल्यूज हैं
यहाँ पर अगर पॉजिटिव का लिखेंगे तो यहाँ पर हम नेगेटिव का लिख देंगे, यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे। ये तब्दीली हमने करनी है कि एक जगह पे पॉजिटिव एक जगह पे नेगेटिव लिख देना है। फिर से देख लें, डायगोनल वैल्यू सारी 0 रख दी, जो उसके आगे हमने रो बनानी है, जो उसकी वैल्यूज लेनी है वैल्यूज वही यहाँ पर लेनी है, लेकिन उनके साइन चेंज कर देने हैं। माइनस का कर देना है अगर यहाँ पर हमने प्लस का लिया, अगर यहाँ पे माइनस का लेंगे तो यहाँ पर प्लस का कर देंगे। यहाँ हमने कर दिया जी 5, यहाँ हम कर देंगे माइनस का 5। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ए का हम ट्रांसपोज लेंगे, जो पहली रो है उसको पहला कॉलम बना देंगे, 0 2 4। पहली रो थी उसको हमने पहला कॉलम बना दिया। अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, -2 0 और 5, -2 0 और 5। अब जो तीसरी रो होगी उसको तीसरा कॉलम बना देंगे, -4 -5 और 0, -4 -5 और 0। अब देखें यहाँ पर ए का जो आंसर आ रहा था, ए के ट्रांसपोज का आंसर वही आ रहा है, लेकिन साइन सारे चेंज है। 0 के साथ तो ना तो पॉजिटिव का साइन आता है ना नेगेटिव का साइन आता है। जो बाकी वैल्यूज है उनके साइन देख लें। अगर यहाँ पर था 2 तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वहां पर आ रहा है माइनस का 2, यहाँ पर था 4, यहाँ आ रहा है माइनस का 4। अगर यहाँ पर था -2 तो यहाँ पर आ रहा है प्लस का 2, यहाँ पर था 5 तो यहाँ आ रहा है माइनस का 5, यहाँ -4 है तो 4, -5 है तो 5। हमने क्या करना है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, ए का ट्रांसपोज आया था हमारे पास, उसमें से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। जब माइनस को हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे 0 तो 0 ही रहेगा, ये माइनस का 2 था प्लस का 2 बन गया, माइनस का 4 था प्लस का 4 बन गया, प्लस का 2 था माइनस का 2 बन गया, 0 ऐसे ही आ गया, माइनस का 5 था प्लस का 5 आ गया, माइनस का 4 बन गया, माइनस का 5 बन गया, 0 हो गया। अब अगर देखें तो जो ये वाला अब हमारे पास मैट्रिक आया है वो ए के बिल्कुल इक्वल आ गया है। जो हमारे पास हमने माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है ये बिल्कुल सेम है जो हमारे पास ए की वैल्यू थी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये वाला माइनस का साइन। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए के, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे ए। तो देखिए हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई कि अगर ए का ट्रांसपोज लें वो इक्वल आता है -a के, ए का ट्रांसपोज लें वो इक्वल आता है -a के। तो ये आ गया हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद हम देखेंगे जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। अब बात करें 1.1 एक्सरसाइज की, तो उसका जो पहला पोर्शन है वो सारा है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक। वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक हमें दिया हो तो उसकी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो ये उसका ऑर्डर आ जाएगा। उससे अगला जो क्वेश्चन है वो है इक्वल मैट्रिक का। इक्वल मैट्रिक उन्होंने हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। उनको देखने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि उन जो दो मैट्रिक्स हमें दिए होंगे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब हमने देख लिया था कि अगर ये पहला जो मैट्रिक है वो 2/3 का है तो दूसरा मैट्रिक भी 2/3 का होना चाहिए, वो हो जाएगा इक्वल मैट्रिक, मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। उससे जो अगली कंडीशन है वो ये है कि उनकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज कौन सी होती हैं। कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर देखें हम एक दो मैट्रिक बना लेते हैं, एक का नाम दे देते हैं ए, दूसरे को नाम दे देंगे बी का। अब ए हमारे पास क्या है 2 3 4 1, ये हमारे पास है ए मैट्रिक। बी मैट्रिक उन्होंने थोड़ा सा हमें घुमा के दे दिया, उन्होंने क्या दिया 1 + 1 4 - 1 3 + 1 और 1, ये हमारे पास बी मैट्रिक उन्होंने दे दिया। अब अगर इसका हम ऑर्डर देखें, 2 रोज है 2 कॉलम है, 2 रोज है 2 कॉलम है, ऑर्डर तो हमारे पास आ गया सेम। अब कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज देख लेते हैं। पहले इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं।
1 में 1 को प्लस किया 2, 4 में से 1 को माइनस किया 3, 3 में 1 को प्लस किया 4 और ये 1। अब कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज होंगी यहां से पहली, यहां से पहली, इसकी दूसरी, उसकी दूसरी, इसी तरह इसकी दूसरी रो का पहला, इधर से दूसरी रो का पहला, फिर दूसरी रो का दूसरा, दूसरी रो का दूसरा। दोनों की कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज ये होंगी, जो यहाँ से पहली है उधर से पहली है, अगर तो वो दोनों सेम है, इसी तरह दूसरी दूसरी और यहाँ से ये वाली सेम है, तो वो इक्वल मैट्रिक होगा। अगर वो सेम नहीं है तो वो इक्वल मैट्रिक नहीं होगा, चाहे उसका ऑर्डर सेम हो। दोनों कंडीशंस फुलफिल होना लाजमी है। अगर उसका ऑर्डर भी सेम हो और कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज वो भी सेम हो तो वो इक्वल मैट्रिक होंगे। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन लिख लेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमने सॉल्व करना है ए, बी, सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, जो कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज हैं उनको इक्वल लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखें ए प्लस सी इज इक्वल टू, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। फिर आ गया हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, यहाँ से दूसरी ले ली, यहाँ से दूसरी ले ली। फिर आ गया हमारे पास c -1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास थी दूसरी, ये हमारे पास आ गई थर्ड वन। अब चौथी हमारे पास क्या है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बन गई चौथे वाली। हमने क्या करना है जी, ए, बी और सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करना है। लेकिन उसके लिए हमें पहले इक्वेशन को देखें तो ना तो हमें ए की वैल्यू का भी पता है ना सी की वैल्यू का पता है। यहाँ पर देखिए ना ए की वैल्यू का पता है ना बी की वैल्यू का पता है। यहाँ हमें सी की वैल्यू का नहीं पता, यहाँ पर हमें डी की वैल्यू का नहीं पता। हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन में एक चीज है फाइंड करने वाली वो इक्वेशन पहले देख लेंगे। ये दोनों इक्वेशंस ऐसी हैं जिसमें यहाँ पर सिर्फ सी फाइंड करना है हमने, यहाँ पर सिर्फ डी फाइंड करना है। इधर दोनों में ए और सी, ए और बी फाइंड करना है। हम पहले तीसरी इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास c -1 इज इक्वल टू 3, ये सोल्व करनी बहुत आसान है। हमें चाहिए c का आंसर, तो ये -1 है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गया c का आंसर। अब इसी तरह हमने ए, बी और डी की वैल्यूज को भी फाइंड कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं ये वाली पहले की, ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। वो है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, हम c की जगह पे 4 लिख लेंगे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू आ गया -4, तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है a और c की, यहाँ पर आ जाए a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है -4, a की जगह पे लिख देंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये इधर -4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 +4, 2b वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू, यहाँ देखिए -7 है +4 है, एक रकम है माइनस की एक है प्लस की, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा और होंगे माइनस, बड़ी रकम की 7 उसका साइन लगा दिया, 7 में से 4 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 3। हमें चाहिए अकेला b का आंसर। ये 2 जो है वो b के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, b इज इक्वल टू -3/2। अब देखें इसको अगर यहां तक भी लिखेंगे तो ठीक है, अगर इसे फर्दर आपने सोल्व करना है तो b इज इक्वल टू -3/2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5, तो ये हमारा आंसर आ गया b का। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू रहेगी d की, d को हमने फाइंड करना है, वो हमारा क्या है जी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इसमें हमने क्या करना है, जो d वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे ले जाना है, जो d के बगैर वाली वैल्यू है उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाना है। ये देखें 4d पहले इधर है, इसको इधर रखें, ये 2d इधर प्लस का था, इसको उठा के जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2d हो जाएगा। इसी तरह
ये माइनस का 6 था, इसको उठा के हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, ये प्लस का 6 बन जाना है। यहाँ पर देखें 4d पहले इधर था, इसको ऐसे रहने दिया, ये प्लस का 2d था, इधर आया माइनस का 2d बन गया। ये माइनस का 6 था, उधर गया प्लस का 6 बन गया। अब 4d में से 2d माइनस किया तो आ गया 2d इज इक्वल टू 6। हमें चाहिए d का आंसर, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो d इज इक्वल टू 6/2, 2 3s are 6, डी का आंसर आ गया हमारे पास 3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। 1.2 के जो पिछले सारे क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली एग्जांपल्स में या डेफिनेशंस में हम देख चुके हैं। अब नेगेटिव का को हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इजी है, इसमें हमने सिर्फ क्या करना है कि जो साइन है उनको चेंज करना है। कोई अगर प्लस का साइन है तो उसको नेगेटिव में चेंज कर देना है, अगर नेगेटिव का तो उसको प्लस में चेंज कर देना है। जैसे ये ए है, इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो -a इज इक्वल टू, प्लस का 1 था माइनस का 1 हो गया, जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, माइनस का 1 था प्लस का 1 हो गया, तो ये इसका नेगेटिव आ गया। इसी तरह डी का दो सवाल थे स्मार्ट सिलेबस में, हमने दोनों लिख लिया, माइनस का डी इज इक्वल टू माइनस का 3 था प्लस का 3, प्लस का 2 था माइनस का 2, माइनस का 4 था प्लस का 4, प्लस का 5 था तो माइनस का 5। तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हम ट्रांसपोज लेना पहले देख चुके हैं कि हमने रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि अगर ए का ट्रांसपोज लें फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा से इक्वल आ जाएगा ए के। इसी तरह ये बी पार्ट उसका, उसमें बी का ट्रांसपोज लें फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए हमारे पास था ये वाला, अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। ये हमारे पास आ गया ए के ट्रांसपोज का आंसर इतने का। अब उन्होंने कहा ए का जो ट्रांसपोज आएगा उसका भी आगे ट्रांसपोज लेना है हमने, तो ए का जो ट्रांसपोज था उसका भी ट्रांसपोज लेंगे। तो अब इसका ट्रांसपोज हमने लेना है, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो विच इज इक्वल टू ए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसी तरह यहाँ पर है, बी का ट्रांसपोज लेना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है तो वो बी के इक्वल आ जाएगा। बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 1 1 2 0, दोनों रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है तो बी का ट्रांसपोज फिर आगे उसका ट्रांसपोज। तो देखें इसकी पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1.3 एक्सरसाइज है, उसमें पहला जो पार्ट उन्होंने दिया हुआ उसमें उन्होंने पूछा है कि आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो एडिशन के लिए कंफर्मेबल है और कौन से जो कंफर्मेबल नहीं है। अब एडिशन के लिए कंफर्मेबल होने की निशानी क्या होती है, कंडीशन कौन सी होती है कि कोई भी मैट्रिक्स वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल होगा अगर उसका ऑर्डर जो है वो सेम हो, मतलब उसमें रोज और कॉलम वो सेम हो तो वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखें इसकी रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2, 2/2 है, रोज और कॉलम सेम है तो ये कंफर्मेबल होगा। यहाँ पर देखें ये बना है 3 और 3, रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1, सेम नहीं है तो ये कंफर्मेबल नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर देखें इसकी रोज है 3, कॉलम है 2, तो ये भी कंफर्मेबल नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इनवर्स की। इनवर्स या जमी मकूस में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक दिया होगा, उसका हमने दूसरा मैट्रिक फाइंड करना है कि जब हम उसमें उसको ऐड करें तो हमारे पास नल मैट्रिक आ जाए। लेट्स सपोज हमारे पास ए उन्होंने दिया हुआ है जी 2 4 माइनस का 3 प्लस का 4, ये हमें दिया हुआ है। इसका हमने इनवर्स या जमी मकूस फाइंड करना है तो वो हम क्या करेंगे, उसको हम बी के इक्वल लिख लेते हैं, वो होगा माइनस का ए, मतलब इसका हमने माइनस फाइंड कर लेना है। वो कैसे करेंगे, इन सब के साइन चेंज कर देंगे, माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 4। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी करेंगे तो हमारे पास 2 में -2 को किया 0, 4 में -4 को किया 0, 3 में -3 को किया 0, -4 प्लस 4 0, तो हमारे पास नल मैट्रिक आ जाएगा। तो ये होता है इनवर्स। अब इसका पार्ट नंबर हम 3 कर लेते हैं।
अब उसका थर्ड क्वेश्चन है, उसमें 3 पार्ट है, हम 2 पार्ट कर लेते हैं। बी के हिसाब से 2 पार्ट है। यहाँ पर बी में प्लस करना है ये वाली वैल्यू, यहाँ पर है -1 के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है। जब बी में प्लस करना है तो पहले बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख लेंगे 1 -1 प्लस -2 3, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को प्लस कर देना है 1 प्लस माइनस -2 -1 प्लस का 3। अब देखें क्या आंसर आ जाएगा जी हमारे पास। प्लस का 1 है माइनस का 2 है तो माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 है प्लस का 3 है तो प्लस का 2, क्योंकि बड़ी रकम का साइन आता है जब एक रकम प्लस की हो एक रकम माइनस की हो, बड़ी रकम का साइन आता है और जो होगा ये माइनस। इसी तरह यहाँ पर देखिए बड़ी रकम का साइन आ गया माइनस का, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया। बड़ी रकम का साइन आ गया प्लस का, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आ गया। यहाँ पर है -1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है बी को, बी की वैल्यू थी 1 -1। जब किसी भी रकम को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ उसमें क्या होता है कि उसका साइन चेंज हो जाना होता है। यहाँ पर देखें ये माइनस का 1 बन जाएगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा, साइन चेंज हो गया तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट जो है स्मार्ट सिलेबस में वो इजी है, उसमें दोनों जो है वो प्लस के हैं। इस वाले में क्या है कि एक प्लस है एक माइनस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है हमने। ये वाली रकम ऐसी की वैसी आ जाएगी 1 0 0 1, ये वैसे ही आ गई प्लस। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है तो 0 -1 यहाँ पर आ गया 0 -1, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है। 2 -1 2 -1 3 -1 0 -0। अब देखें ये वैसे ही आ जाएगी 1 0 0 1 प्लस 0 में से -1 किया माइनस का 1, 2 में से -1 किया 2, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2, 0 में यहाँ पर 2 में से -1 किया तो यहाँ पर आएगा 1, 0 में से 0 को माइनस किया तो 0। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज जो है अब इनको प्लस कर देना है। 1 प्लस माइनस -1 0 प्लस 1, इसी तरह 0 प्लस 2, यहां पर आ गया 1 प्लस 0 1 प्लस 0। अब इसका आंसर लिख लेते हैं हम। 1 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आया 0, 0 में 1 को प्लस किया तो 1, 0 में 2 को प्लस किया तो 2, 1 में 0 को प्लस किया तो 1, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखें ये क्वेश्चन तो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। जो प्लस वाला है वो तो आप लोग कर ही लेंगे, मतलब ए में बी को प्लस करना है फिर बी में सी को प्लस करना है तो वो तो इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखें 2a प्लस बी है, इसमें क्या करेंगे पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 1 2, ये माइनस का 2 2 0 0, तो ये हमारे पास आ गया 2a। अब हम इसमें b को प्लस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। b क्या है हमारे पास जी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। प्लस करना क्या है कि कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमने आपस में ऐड कर देना। जैसे यहाँ पर देखें 2 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा जी हमारे पास 3, 4 में -1 किया तो हमारे पास आ गया 3, 6 में +1 किया तो हमारे पास आ गया 7, इसी तरह 4 में +2 किया 6, 6 में -2 किया 4, 2 में +2 किया 4, 2 में +3 किया 5, -2 प्लस का 1 माइनस का 1 0, यहाँ पर है 3 तो ये 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस साइड का। फिर इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करनी है। यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी उसका ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि पहले a माइनस बी करना है फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। राइट हैंड साइड में क्या करना है a का ट्रांसपोज लेके b का ट्रांसपोज लेके फिर उसको उसमें से माइनस कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड पहले करते हैं a माइनस बी। a माइनस बी क्या होगा, a की रकम लिख ली 1 2 0 1 माइनस b की रकम लिख ली 1 1 2 0।
अब a माइनस बी करना है, 1 में से ये कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है। 1 में से 1 किया माइनस 0, 2 में से 1 किया माइनस 1, 0 में से माइनस किया 2 को तो माइनस का 2, 1 में से माइनस किया 0 को तो 1। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी का आंसर। अब हमने a माइनस बी के आंसर का ट्रांसपोज ले लेना है, a माइनस बी उसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। पहली रो है उसको पहला कॉलम बना देंगे 0 1, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे -2 का और 1 का। हमारे पास ये वाला जो आंसर आ रहा है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले आंसर को। वो क्या आ रहा है हमारे पास जी, 0 -2 1 और 1। ये हमारे पास पहला आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि पहले ए का ट्रांसपोज लेना है। ए क्या है, ये इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेना हम देख चुके हैं कि रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है। पहली रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज ले लेंगे हम, बी का ट्रांसपोज लेंगे, उसकी पहली रो को पहले कॉलम में और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में। पहली रो है 1 1, दूसरी रो थी 2 0। इन दोनों को हमने कर दिया, दोनों के ट्रांसपोज ले लिए। अब क्वेश्चन था ए का ट्रांसपोज, उसमें से माइनस करना है बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज माइनस करना है बी का ट्रांसपोज। तो ए के ट्रांसपोज का जो आंसर है वो लिख लेंगे 1 0 2 1, ये लिख लिया। माइनस जो बी के ट्रांसपोज का आंसर है वो लिख लेना है, वो क्या है 1 2 1 0। अब माइनस कर देने हैं, 1 में से माइनस किया 1 को तो हमारा आंसर है 0, 0 में से माइनस किया 2 को तो हमारा आंसर है माइनस का 2, 2 में से माइनस किया 1 को तो हमारा आंसर है 1, 1 में से माइनस किया 0 को तो हमारा आंसर है 1। अब देखें ये दोनों साइड जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन है, इसका 6 पार्ट है, 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। बी हमें दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। हम स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पहले देख चुके हैं कि अगर कोई चीज हो उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उस चीज के माइनस के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर ए का ट्रांसपोज लें वो -a के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर हमें बी दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेंगे, फिर बी में से बी के ट्रांसपोज को माइनस करेंगे। बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, पहली रो को पहला कॉलम कर दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम कर दिया। ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, बी का ट्रांसपोज तो हमने ले लिया, अब बी में से बी के ट्रांसपोज को माइनस करना है। तो बी माइनस बी का ट्रांसपोज, बी क्या था हमारे पास, ये 1 1 2 0 माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 1 2 1 0 1 2 1 0। अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 1 में से -1 किया 0, 1 में से -2 किया माइनस का 1, क्योंकि 1 -2 है ना, तो बड़ी रकम का साइन आ गया। 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया। 2 में से -1 किया तो हमारे पास आ गया 1, 0 में से माइनस किया 0 को तो 0 आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास आ रहा है b माइनस बी के ट्रांसपोज का आंसर। कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर हम b माइनस बी का जो ट्रांसपोज लेते हैं वो हमने देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अब हमारे पास जो आंसर आया है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, अगर जो ट्रांसपोज है वो आ जाए कि हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल दें तो दोबारा से यही चीज बन जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब हम b माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं। जो हमारे पास ये आंसर आया है इसका हम अब ट्रांसपोज लेंगे। पहली रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 0 -1 कॉलम में कन्वर्ट किया 0 -1। दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 0 1 0। ये हमारे पास आ रहा है b माइनस बी टी के ट्रांसपोज का आंसर। अब देखें अगर हम इसमें से माइनस कर दें कॉमन, माइनस कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा 0, ये बन जाएगा माइनस का 1, ये बन जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 0। क्योंकि हम जब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन देखी थी। हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो अब ये हमारे पास बन गया 0 -1 1 0, जो कि हमारे पास
इसी के इक्वल था 0 -1 1 0। अब हम लिख सकते हैं b माइनस बी के ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज लिया, b माइनस बी के ट्रांसपोज का जब हमने ट्रांसपोज लिया वो आया ये माइनस का साइन, और बाकी ये था हमारे पास b माइनस बी टी के, तो माइनस का साइन b माइनस बी टी के। तो इससे प्रूव हुआ कि ये जो था स्क्यू सिमेट्रिक था, क्योंकि जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया है वो इसके माइनस के साइन के, वो इसके नेगेटिव के इक्वल आया है, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा।